हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई जगह दिन का पारा सामान्य से अधिक तो रात का पारा सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बदलते मौसम में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बता दें कि सर्दियों की अपनी खासियत तो होती है, लेकिन एक सच ये भी है कि सर्दियां अपने साथ बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आती हैं। इस दौरान नाक का बहना, लगातार छींके, गले में खराश और श्वसन संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। दमा रोगियों के लिए मौसम खास तकलीफदायक होता है। जहां इन दिनों बुखार के प्रकार में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, टाइफाइड हो रहे हैं, तो ठंड के बढ़ते ही हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी काफी देखी जा रही हैं। तो इससे बचें तो कैसे बचे? इस मौसम में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? ऐसे में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे ठीक ठाक रखें, कैसी लाइफस्टाइल को अपनाएं, और साथ ही ऐसी ही तमाम बहुत सी बातें हैं जिसे आज हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। बता दें, आज का विषय हमारा रहने वाला है बदलते मौसम में कैसे रहे सतर्क, क्या बरतें सावधानियां, बचाव और उपचार। जी हां, आज का हमारा यही विषय है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। बता दें आपको कि इस वक्त आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर विठल हुदार हमारे साथ मौजूद हैं। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में काय चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं और आपसे हम समझेंगे कि आयुर्वेद के जरिए कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करें, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को आज के दौर में कैसे हम मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर विनोद कुमार यादव। आप पंचकर्मा विशेषज्ञ हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार में, और आपसे हम समझेंगे कि बुजुर्ग और बच्चे अपने को कैसे स्वस्थ रखें, खान पान और साथ ही साथ आयुर्वेद के साथ वायरल इन्फेक्शन से कैसे सुरक्षित रहे। बिल्कुल, और साथ ही साथ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं हमारे तीसरे विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र रॉय। आप केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक हैं और आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आप तीनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, तो आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, यानी कि बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करें। उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। मौसम सर्दी का और एहसास गर्मी का, यह कोई नई बात नहीं है। इन दिनों मौसम बदल रहा है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ रही है। बता दें कि इसी मौसम में जहां कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती है, वहीं कई प्रकार के वायरस पैदा होते हैं।
इसी मौसम में हमें ताकतवर मच्छर डेंगू का भय भी सताता है। अस्पतालों में मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। इसी मौसम में उम्रदराज लोगों को जहां अवसाद घेरने लगता है, वहीं तनाव और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी हो जाती है। गौरतलब है कि सर्दियों के प्रवेश करते ही दिन छोटे होने लगते हैं, जिससे हार्मोन में असंतुलन पैदा हो जाता है और शरीर में विटामिन डी की कमी आने लगती है। इससे दिल और दिमाग के दौरे की आशंका रहती है। यह माना हुआ तथ्य है कि इसी मौसम में दिल और दिमाग के दौरे भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा चीनी, फैट, सोडियम और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं करना चाहिए। आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, सर्दी और गर्मी के सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, खांसी, तेज बुखार, आंखों में जलन और गले में दर्द होता है। इससे पहले कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कान के संक्रमण, निमोनिया और साइनोसाइटिस के आप शिकार हो जाएं, जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना इसलिए कि सेहतमंद बने रहने के लिए संतुलित आहार यानी हेल्दी फूड बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, संतुलित आहार यानी जिसे खाने से शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाए। संतुलित आहार जो शरीर की तमाम जरूरतें पूरी कर पाए। शरीर को फाइबर चाहिए, प्रोटीन और एंजाइम चाहिए, जिसे आप दाल और फलों से पा सकते हैं। लेकिन इन बदलते उतार चढ़ाव में जरूरत होती है तो सिर्फ सावधानी की, सर्दी से बचाव की, आहार की और नियमित व्यायाम की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखिए, अभी आपने एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारे बातचीत के सिलसिले की हम शुरुआत कर लेते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञों का। डॉक्टर विट्ठल का मैं यहाँ पर सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर विट्ठल, सर्दी के मौसम की बात करें तो जैसे ही तापमान गिरने लगता है तो खांसी है, जुकाम है और बुखार आदि काफी बढ़ जाता है। ये आम सी बात मानी जाती है। इनसे बचाव के लिए पहले ही किस तरह के कदम उठाएं हम लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि सर्दियों में अभी जो ज्ञानवर्धक एक वीडियो दिखाया, उसमें सभी जो भी सिम्टम्स आते हैं, उधर जो भी खांसी हो, सर्दी हो, बुखार, श्वास में दिक्कत, दमा जो बोलते हैं कॉमनली, अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं जी। तो इसके लिए हमें जागरूक रहने के लिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं। ज़्यादा कि जैसे कि हमारा जो डेली लाइफस्टाइल हो, दिनचर्या और ऋतुचर्या बोलते हैं हम उसमें। दिनचर्या बोले तो डेली रेजिमन, सुबह से शाम तक हमें क्या करना है। ऋतुचर्या बोले तो सीजनल वाइज जो क्या हमें बरतनी होगी, ये सब चीज़ें बताए गए हैं जी। इस सर्दियों में थोड़ा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल रेप्लिकेशन जो होती है वो ज़्यादा होने की चांस रहती है, तो उसमें थोड़ा सा बचा के रखना है अपने आप को। और जो खाना और पीने में जो भी थोड़ा चेंजेस होते हैं उसमें, जैसे कि तुलसी हो, अदरक हो, शुंठ हो, लहसुन हो, ऐसे थोड़े मसालों पदार्थ जो घर में हो। अलग दवा तो अलग है बाकी के प्रिवेंशन के लिए, वो तो जब वो तो कंसल्टेशन से भी हो सकता है। लेकिन गर्मियों में ऐसे ही जो काढ़ा हो गया, ऐसे जो घरेलू उपचार हैं जो गर्मी को, शरीर की गर्मी को मेंटेन करे, ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में। वैसे ही लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस ओर काफ़ी बढ़े हुए हैं, मतलब काढ़ा वाढ़ा का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा ये कारगर भी साबित हो रहा है। ऐसे में अगर आप सर्दियों में भी इसे आगे बरकरार रखेंगे इस सिलसिले को, तो निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर यादव, जैसे डॉक्टर विट्ठल ने बताया कि हमें पहले ही बचाव कर लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, हम बुखार के संक्रमण में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि बुखार कई प्रकार के हो जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते कि वायरल बुखार है कि ये किसी डेंगू या मलेरिया के चक्कर में बुखार है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब भी आपको इस मौसमी बुखार में सबसे पहले तो अब कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के लक्षण गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह के लक्षण आते हैं, तो ये सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी भी हो सकती है आपको। इसलिए सामान्य में सबसे पहले आप अपनी जांच करवाएं कि आपको किस प्रकार का बुखार है, क्योंकि देखिए सभी बुखारों में अंतर है। जैसे चिकनगुनिया का बुखार और डेंगू का बुखार थोड़ा अलग तरीके से आएगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा, ठीक है, इसके साथ जोड़ों में काफी दर्द होगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन से आपको पता लग जाएगा किस तरह का बुखार है, उसी तरीके की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इस सीजन में आने वाला कोई भी बुखार है उसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग करके आप नॉर्मली काफी कुछ अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, काली मिर्च, सौंठ, अदरक और गिलोय, ये एक ऐसा चारों चीजों का आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण करके इसका काढ़ा बना सकते हैं, जिससे कि आपको नॉर्मली चाहे कोई तकलीफ हो या नहीं हो, वो दोनों केसेस में आपको फायदा करेगा। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक वैद्यों की सलाह के अनुसार कुछ औषधियां ऐसी हैं जो बुखार पे अच्छा काम करती हैं और जॉइंट्स पेन पे अच्छा काम करती हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और कोई डरने वाली बात नहीं है। पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा मौसमी जो बीमारियां हैं उन पे पूर्ण नियंत्रण किया जा सकता है। थोड़ा समय लगता है, आप एकदम से नहीं कि आज बुखार चढ़ा तो आज ही उतर जाए। ये देखिए, बुखार के उतरने का, चढ़ने का एक टाइम है, 2-3 दिन, 4 दिन कई बार बुखार लेता है, जो धीरे धीरे समय के साथ उतर जाता है। तो घबराएं नहीं, जल्दीबाजी नहीं करें और धीरे धीरे बुखार आपको छोड़ देगा। फिर खांसी होगी, फिर आप खांसी के कफ सिरप्स वगैरह इस तरह के यूज करें, जिससे कि आपको धीरे धीरे हफ्ते भर में बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, इलाज हर चीज का संभव है, लेकिन पहले से ही अगर हम बचाव के लिए जो हमारे घरों में ही पहले से चीजें मौजूद हैं उनका सेवन करते रहेंगे तो ये काफी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल, इस पर अपनी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। गुंजन व्यास जी ने हमें कॉल किया है, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं पुसद से बात कर रहा हूँ। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, जो खाका वो पचन क्या करना है? हेलो जी, आप इस सर्दी के मौसम में किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ जी, इसके जवाब के लिए मैं डॉक्टर राघवेंद्र को यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर राघवेंद्र, क्या कहेंगे आप? सर्दी के मौसम में लोग जो है बाहर निकल के व्यायाम करने से भी काफी कतराते हैं, तो ऐसे में आप सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए क्या इनको सलाह देंगे? नमस्कार जी। देखिए, सर्दी में लोग ये समझते हैं कि अभी ठंडी में हम योगा करेंगे या कुछ कसरत करेंगे, कुछ करेंगे तो हमें ठंड लग जाएगा। जी। ये तो एक गलत बात है। तो इसे ये क्या होता है ना, सब लोग ठंडी में क्या आते हैं, रोज घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं आते हैं और घर में जो रह के ही और ज्यादा खाते हैं, ठीक से पीते नहीं, और दिन में भी वो आराम करने लगते हैं, वो सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, उससे रात में भी सो नहीं पाते। उससे क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है और हमारा जो दिनचर्या है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स की जो गतिविधि है वो भी चेंज हो जाता है। उससे कि ये सब है, संभावना है कि आपको ये वायरल इन्फेक्शंस की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी की क्षमता कम होता है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यदि हमको कुछ कसरत करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है या कुछ हमें व्यायाम करना है, योगा करना है, तो आप सुबह नहीं करेंगे तो आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी भी कर सकते हैं। आपको एक ही अपने मन में एक बात को याद रखना है कि आपकी पेट खाली हो, देखिए 1.5 आवर, 1.5 घंटे पकाने के 1.5 घंटे के बाद आप योगा कीजिए और माइल्ड एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए और थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, तो यहाँ वहाँ घुमाइए। तो फिजिकली हमें एक्टिव रखना चाहिए हम लोगों में, ठीक है। और आपको यहाँ पे ICMR का एक संशोधन भी हुआ था 2 साल पहले, 2018 में। इसको इंडिया AB स्टडी कहता है। इससे ये पता चला कि 50% ऑफ पेशेंट, जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में हैं,
उनमें फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है 50% में, और सिटीज में 65% फिजिकली इनएक्टिव है। तो इससे क्या होता है, मोटापन ज्यादा होता है, उससे कि रक्तचाप ज्यादा होता है, डायबिटीज होने की चांसेस ज्यादा होता है। जब ये रोग ज्यादा होता है और इसकी बढ़ने की क्षमता जो विंटर सीजन में ज्यादा होता है, तब हमें इम्यूनिटी कम होता है, हमारी क्षमता कम होता है, और हम इस वायरल इन्फेक्शंस की जंडे में पड़ते हैं हम लोग। जी, तो सर्दी के मौसम में हमें आलस नहीं करना है, ये नहीं कि दिन भर हम बिस्तर में ही रहें, या फिर ये सोच के कि अगर हम व्यायाम करने बाहर जाएंगे या फिर घर में भी करेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। इन सब बातों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है और दिन में एक बार तो सही हमें व्यायाम जरूर करना है, और ये हमारे स्वस्थ शरीर को हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और जैसे कि हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने बताया था कि घर में ही मौजूदा जो चीज़ें हैं उनका सेवन करके भी आप अपने आप को स्वस्थ बनाए यहाँ पर रख सकते हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और याद रखिए आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। 1800-1130-601, 1800-1130-601 हमारे टोल फ्री नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है, जिस पर जैसे ही कनेक्ट होगा आपका कॉल, हम आपके सवाल जानेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। डॉक्टर विठल का मैं यहाँ पर रुक कर लूंगी। और डॉक्टर विठल, रिपोर्ट में भी हमने देखा था कि हाई ब्लड प्रेशर है और बाकी अन्य बीमारियां भी हैं, इस मौसम में काफी परेशान करती हैं, काफी समस्याएं लेकर आती हैं। तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को रखनी चाहिए? जो अभी जो बात कर रहे थे हम इस सीज़न में, एक्चुअली हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखते हैं तो प्रकृति होती है, एक इंसान की प्रकृति होती है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति के जैसे। तो उधर इस सीज़न में कफ और वात की ज़्यादा बढ़ने की चांसेस होती हैं, इसलिए हम जो खांसी सर्दी बुखार ऐसे चीज़ें उसमें आ जाती है। उसमें अगर पित्त की जो रोल है वो अगर इसमें जुड़ जाए तो थोड़ा सा कंडीशन ये स्टेज को छोड़ के नेक्स्ट लेवल में जाती है। तब ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बुखार हो या कोविड जैसे सिचुएशंस हो, ये सब उसमें जुड़ जाते हैं। तो वो स्टेज अगर ब्लड प्रेशर की पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो उसके लिए लोगों को जो जैसे बता रहे थे दिनचर्या और ऋतुचर्या के साथ योगा और प्राणायाम ये बेस्ट है अगर वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, अगर तनाव के कारण अगर हो रही है। तो बाकी अगर ये कोल्ड वेदर में थोड़ा सा ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, उससे दबाव पड़ती है इसमें और थोड़ा सा वो जैसे एनलार्जमेंट होते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके लिए वो प्रेशर को अगर कम रखना है तो अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर ऐसे हो रहा है या कफ की वजह से ऐसे हो रहा है उसके लिए दवा जरूर लेना है। वो तो अलग अलग कंडीशंस है। अगर पर्टिकुलरली ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हम देखते हैं वो तनाव की वजह से ही होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशंस में उसको सभी जांच करके किस लिए अगर हो रहा है उसको देख के हमें तनाव के ऊपर ही ज्यादा योगा प्राणायाम दिनचर्या ऋतुचर्या अच्छी तरह से करते हैं। जी, तो किस तरह के योग कर सकते हैं हमारे जो ऐसे मरीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, कौन कौन से कर सकते हैं इसके बारे में उन्हें जानकारी देंगे। लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं राजस्थान से, गुरमीत सिंह जी, उनका सवाल पहले जान लेते हैं क्या है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आप अपनी टीवी का आवाज कम कर दें और सीधा हमसे बात करें कि अपना सवाल पूछें। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। आवाज कम कर दें और सीधा हमसे बात करें कि अपना सवाल पूछें। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी गुरमीत जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जैसे विंटर का मौसम आता है जी मैम, उस टाइम मुझे मॉर्निंग के अंदर एलर्जी होने लगती है। एलर्जी होने लगती है आपको सर्दी के मौसम में? जैसे मेरे फर्स्ट टाइम ये चीज 2018 में हुई थी। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर? 19 में ये एलर्जी नहीं हुई, लेकिन मैम 20 में मुझे वापस से ये प्रॉब्लम होने लगी है। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? या वो जैसे एलर्जी वो बोल रहे हैं शायद वो रनिंग नोज होता है, जैसे कि नाक में पानी आना, छींके आना, ऐसे हो रहा होगा मेरे ख्याल से। जो एलर्जी वो बोल रहे हैं, मेरे रेस्पिरेटरी एलर्जी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो इसी के हेलो जी बताएं। जी सर, नाक वाली एलर्जी है सर। मुझे क्या है, सुबह मॉर्निंग में गला बंद हो जाता है और मतलब ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है हल्की हल्की, और गले से हल्की आवाज आती है कभी कभी। अच्छा, ये अस्थमा का तो प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? दमा जो बोलते हैं ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं सर, ना तो फैमिली में कोई है, ना मुझे भी कभी था, कभी कोई नहीं। लेकिन सर फर्स्ट टाइम 2018 में हुआ था। जैसे मिट्टी में काम करते हुए जैसे दिवाली की सफाई करी थी ना,
उस टाइम से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो अगर ऐसा है विंटर सीजन में। या अगर ऐसा है तो ये थोड़ा सा कफ की वजह से ही होता है, जैसे मैं पहले बोल रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर माइल्ड फॉर्म में अगर है तो घर में ही आप, जैसे कि हम बता रहे थे, जो शुंठ हो, दालचीन हो, अदरक हो, इससे या काढ़ा मिल रहा है वो काढ़ा, अगर इतना ज़्यादा भी नहीं, सही मात्रा में अगर लेंगे तो उससे अगर सॉल्व हो सकता है। बाकी फर्मेंटेशंस ले सकते हैं, तुलसी के ड्रॉप्स मार्केट्स में भी मिलते हैं, उसको लेके आप फर्मेंटेशंस ले सकते हैं। इससे अगर कफ जमा हुई है तो वो क्लियर हो जाएगा, तो आवाज़ आना भी कम हो जाएगा उससे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन, जैसे च्यवनप्राश है, ऐसे ही थोड़े बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसको थोड़ा सलाह लेके अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप कंसल्ट करके उसको सही तरीके से ले सकते हैं। जी, तो आयुर्वेद और योग बहुत ही अच्छे हमारे लिए हो सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए साबित हो सकते हैं, और इसी के संदर्भ में हम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में कैसे रखें अपने शरीर को स्वस्थ। जी हाँ, तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं जिनका समाधान जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद और योग के जरिए हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से कबीर कुमार जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैम, मेरे पंजे जो पैर की अंगुलियां हैं इनमें दर्द हो जाता है, थोड़ा घंटा 1-2 घंटे खड़े रह जाते हैं। जी, सर्दियों के मौसम में होता है ये खास तौर पर, ये सालाना बना रहता है? सालाना ही बना रहता है। 1-2 घंटे मतलब काम कर लिया थोड़ा बहुत तो उसमें पंजों में दर्द हो जाता है। जी डॉक्टर यादव, क्या अंगुलियों के हाँ, इसमें ऐसा होता है जैसे जब भी ठंड होता है तो खास तौर पे हमारे जो पेरिफेरल लिम्स हैं, यानी कि हाथों की उंगलियां या पाँव की उंगलियां, कई बार ठंड की वजह से उनमें हल्की लालिमा और सूजन आ जाती है जो पेन या दर्द करता है। खास तौर पे जब हम ठंडे पानी में अपने पाँव या हाथ डालते हैं और उनमें ठंडक ज्यादा लगती है, कॉमन फिनोमेना है जो सर्दियों में होता है। इसके अलावा इनको और जांच भी करानी पड़ेगी। ये हो सकता है वेरिकोज वेन जो लेग्स में होता है, इनकी जो खून की नसें हैं वो कई बार खून ऊपर को नहीं ला पाती हैं, तो उसकी वजह से भी एक ड्रैगिंग पेन, एक लगातार दर्द रहता है जो अक्सर खड़े होने के बाद थोड़ी देर बाद महसूस होता है। तो इनको प्रॉपर तरीके से अपनी जांच करानी चाहिए और किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से मिलके इस पे निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनकी क्या है, उसके हिसाब से इनको सलाह दी जा सकती है। जी बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सर्दी के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो कौन कौन से योग अपना सकते हैं जिससे वो इस समस्या को ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो डॉक्टर राघवेंद्र क्या कहेंगे, कौन कौन से योग अपनाएं? पेशेंट को रोज सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद शवासन में लेटना है और रिलैक्सेशन भी करना है। तो उसके साथ हम रोज प्राणायाम करेंगे। जिस तरह की है, हम बोलते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और भ्रमरी प्राणायाम, ये रोज अभी 10 मिनट का प्राणायाम
10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद रिलैक्सेशन करना है, श्वासन, और उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। 20 मिनट का प्रोग्राम रोज करेंगे तो बहुत काफ़ी रहेगा हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। जी बिल्कुल, तो ये तमाम योगासन हैं जो कर सकते हैं वो मरीज जो हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, और सर्दी के मौसम में इस समस्या को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए आपको सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर विट्ठल का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। हम लगातार बात कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में कैसे बचाव करें, लेकिन इस साल भर में हमने बहुत बड़ी समस्या देखी है जो कि है कोविड-19। तो इसमें आयुर्वेद ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई भी है। लोग काढ़े का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में और आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि सर्दी के मौसम में भी लोग क्या क्या अपनाएं? इसमें ये मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें कोविड-19 के इसमें हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एक सेंटर भी बनी हुई है। अब तक हम करीब 500 पेशेंट्स उधर ये ट्रीटमेंट कर चुके हैं उसमें। तो उधर तरह तरह के प्रेजेंटेशन के हिसाब से जैसे कि सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से हम उसको एनालिसिस करके कौन सा सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, ऐसे कंडीशंस को देख के उसको उसी तरह से मैनेज करते हैं। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम उसमें ये करते हैं तो यही है कि जैसे हम सर्दी के लिए बचाव करते हैं, इसी तरह ही ये भी एक ऐसा है कि सर्दी एक को आ गया तो दूसरों को भी आ जाएगा, फ्लू बोलते हैं हम उसको। ऐसे ही इसको भी बचाव करना है। थोड़ा सा उसमें ज़्यादा और थोड़ा सा जागरूक रहना ये ज़रूरी है, क्योंकि फ्लू और हम ये कोविड-19 को अगर देखते हैं, प्रेजेंटेशन इनिशियली सेम ही लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो बीमारी का जो सीरियसनेस है थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है कोविड-19 में। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करना ऐसे ही कि जैसे 3 चीज़ें बताए हुए हैं वही थोड़ा सा अभी तक फॉलो करना है अगर प्रिवेंशन में। उसके साथ साथ अगर दवाइयों का भी थोड़ा बहुत सारा हमने प्रोफिलैक्टिक स्टडीज़ भी किए हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर विट्ठल, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। बचाव के लिए कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर ले सकते हैं हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से गुरमीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 गुरमीत जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैं दिलीप पटले बोल रहा था। जी दिलीप जी, माफ कीजिएगा। हाँ, अपना सवाल पूछिए। 1 महीने से पिछले 1 वर्ष से मुझे क्या है, पेट साफ नहीं होता पूर्ण रूप से, जिसकी दवाइयाँ मैं त्रिफला भी लेता हूँ, सुबह 1 गिलास गर्म पानी लेता हूँ। जी, 1 साल से इनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, त्रिफला भी लेते हैं, गर्म पानी भी लेते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है त्रिफला और थोड़ा हाँ जी, बताएं। और कुछ बताना चाहते हैं आप? इनको बेसिकली पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन की एक दिक्कत है। अगर ये थोड़ा त्रिफला लेने के साथ साथ ये त्रिफला 2 टाइम ले, एक बार सुबह भी ले 1 चम्मच और 1 चम्मच शाम को भी ले। इसके साथ साथ एरंड तेल, कैस्टर ऑयल आता है, ये करीब 5 ml to 10 ml ये रात में दूध के साथ या गर्म पानी के साथ या चाय के साथ अगर ले लें तो इनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर फिर भी इनको रहता है तो इसके अलावा दूसरे भी चूर्ण हैं, जैसे स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है और अन्य औषधियां हैं जो अपने वैद्य की देखरेख में इनका उपयोग करके इनका कंप्लीट पेट साफ हो जाता है। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो बस्ती चिकित्सा करा सकते हैं। ये पंचकर्मा थेरेपी सेंटर में जहां भी है वहां बस्ती चिकित्सा में दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है और एक एनिमा टाइप की बस्ती चिकित्सा है जिसके द्वारा आपका तुरंत विद इन 5 to 10 मिनट्स में पेट पूरा साफ हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। रेगुलर आप 2 टाइम त्रिफला लें, थोड़ा कैस्टर ऑयल या एरंड तेल का उपयोग करें और आपका पेट साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये उपाय तो आप कर ही सकते हैं। हम डॉक्टर राघवेंद्र का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि योग इस समस्या में किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर राघवेंद्र, क्या कहेंगे आप? इसमें तो योग बहुत मुख्य पात्र लेता है, क्योंकि इसमें मूल जो कारण होता है इसके लिए तो एब्डोमिनल की मसल्स जो है उसमें टोनिसिटी बहुत कम होता है, वो बहुत वीक हो जाता है और फैट की वजह से भी वो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और जिन लोगों में बीमारियां हैं जिस तरह की है डायबिटीज है, उन लोगों में एक कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जो लोग
पोषण आहार फाइबर नहीं लेते हैं आहार में, तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक से आहार लेना जिसमें ज़्यादा फाइबर्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, तो उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है। और उसके साथ ज़्यादा पानी पीना, 8 गिलास पानी पीना रोज़, एक दिन भर 8 गिलास तक पानी तो पीना है। तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग पानी नहीं पीते, इसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, स्टूल्स हार्ड हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। ठीक है, तो जो रोज पानी पिएंगे तो 8 गिलास की तक पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ आप योग कीजिए, आप पवन मुक्तासन क्रिया, पवन मुक्तासन क्रिया कीजिए, भुजंगासन कीजिए, वो सब कीजिए जो पेट पर वजन डाल के हम करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मसल टोन ज्यादा बढ़ता है और मसल मूवमेंट जब होता है तो एक कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आपको। ठीक है, सो हम इसको दूर करने के लिए आप रोज आप योगा कीजिए। उसके साथ आप पहले एक ग्लास वार्म वाटर लीजिए, उसके बाद आप योगा कीजिए। योगा करने के बाद थोड़ा पेट की चलन और उसकी क्रिया कीजिए, आप पवन मुक्तासन क्रिया कीजिए। उसके बाद आप टॉयलेट जा सकते हैं। उसके बाद तो आपकी इजी हो जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन सब उसको रिलीफ हो जाएगा आपको। जी, तो दिलीप जी, आपको क्या कदम उठाने हैं, किस तरह से समस्या से निजात पाना है, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, इनसे संपर्क टूट गया है। कोई नहीं जितेंद्र जी, आप दोबारा कोशिश करिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल जानकर उसका समाधान जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर विठल हमें बता रहे थे कि कोविड-19 से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बताएं। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, ये लाइफस्टाइल चेंजेस एक साइड में हो गया, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, योगा, ये सब एक साइड में है। और दूसरा एक सिंपल सिंगल ड्रग्स हैं जो आयुर्वेद में अभी भी हम बहुत सारे कम्युनिटी में भी दे रहे हैं, हमारे सेंटर में भी दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े पॉपुलेशंस में भी दे रहे हैं। जैसे कि गुडुची गिलोय बोलते हैं, अश्वगंधा बोलते हैं, पिपली बोलते हैं इसको। ऐसे अगर सही मात्रा में उसको लेते रहें डेली, तो डेली लेने के लिए भी वो गुडुची डेली ले सकते हैं। वो अमृता उसका नाम बोलते हैं, जैसे कि उसको एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन इसमें प्रोफिलैक्सिस में ले रहे हैं। और बहुत सारे संशोधन कार्य भी इसमें बहुत सारे चल रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम उसमें देखे हैं। और इस अभी जल्द से जल्द वो पब्लिश भी हो जाएगा। ऐसे में ये थोड़े मेडिसिन है जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन बोलने से वो ऐसे ही लेना नहीं होता है। थोड़ा सा सलाह लेके ही अगर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन जैसे एसिडिटी हो गया, मुंह में अल्सर्स हो गए, ऐसे भी देखा गया है। तो इसलिए थोड़ा सा सलाह लेके ही उसको लेना ज़रूरी है। तो काफ़ी हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंट करना ही ज़रूरी है इसमें, जैसे सब जानते हैं कोविड-19 में। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं जो बचाव के लिए, कोविड-19 से बचाव के लिए हम बिल्कुल ये अपना सकते हैं, कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं। इसमें योग की क्या भूमिका है, जान लेते हैं डॉक्टर राघवेंद्र से। डॉक्टर राघवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? योग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रोज हम योग करते हैं, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी की क्षमता भी बढ़ेगा। तो इससे हमारे कोविड होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा, एक है। और यदि कोविड हो भी जाए तो उसकी सीवियरिटी भी बहुत कम हो सकता है। तो हमने ये क्या किया था, अभी हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्स में हम रोज पेशेंट्स को योग सिखाते हैं। करीब 400 से अधिक पेशेंट को हमने योगा सिखाया है। वहाँ पे 20 मिनट का योग हम करवाते हैं उन लोगों को, कि हम ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज देते हैं। उसके बाद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और योगा रिलैक्सेशन हम देते हैं। तो ये 20 मिनट का कार्यक्रम है। और इसमें हमने ये देखा है कि लोगों में नींद अच्छा आता है जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, कोविड केयर सेंटर में या कोविड हॉस्पिटल में होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट जो होता है, वो जो ऑक्सीजन में भी होता है, योग करने के बाद तुरंत ही ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद सांस लेने की जो दिक्कत उनमें होता है वो भी कम हो जाता है योग करने से। तो ये 20 मिनट का जो सिंपल योगा की जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम सिखाते हैं पेशेंट्स को, कि उसको किस तरह ब्रीथिंग करना है, किस तरह उसको लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किस तरह का योगा करना है, किस तरह का प्राणायाम करना है। हम एक बार सिखा देंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा पेशेंट को, और उसमें सांस लेने की दिक्कत कम हो जाता है और इसको करने में वो पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। और ये भी देखने को मिला है कि उनकी जो
कोविड पेशेंट्स में जब वो जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनका नींद बहुत खराब होता है। तो हमने देखा है कि उनको नींद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, 3 से 4 घंटे तक उसको नींद आता है, उसके बाद नींद नहीं आता है, बहुत डिस्टर्ब स्लीप होता है। हम उसका भी माप कर रहे हैं उनका, सो नींद का क्वालिटी भी माप कर रहे हैं, कितने बार वो उठते हैं, कितने बार उसका डीप स्लीप कितना समय तक रहता है, उसका रेस्टलेसनेस कितना बढ़ता है स्लीप में, वो सब हम जांच कर रहे हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लेके और इंस्ट्रूमेंट्स लेके उसको रोज मापन कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें ये देखने को मिला है कि रोज योग करने से उनकी स्लीप टाइम जो है, उसकी निद्रा की जो अवस्था है वो ज्यादा बढ़ती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाता है, और उसके साथ वो नींद अच्छा होने के जरिए इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब नींद खराब होता है कि स्ट्रेस की जो हार्मोन्स है जो है वो ज्यादा बढ़ती है, और उसके साथ ये कोविड का सिम्टम्स भी ज्यादा बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन भी, सूजन भी ज्यादा बढ़ता है। तो नींद अच्छा होने से वो इम्यूनिटी की क्षमता भी बढ़ता है। तो यही हम देखने को मिला है। हमने ये भी देखा है कि करीब तक 10% लोग जो योगा नहीं करते हैं उनमें 10% ज्यादा लोग एचडीयू में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू में एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा है। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर कि योग बहुत ही अच्छा है, न केवल आम लोगों के लिए और जो कोविड से प्रभावित भी हो रहे हैं, ग्रस्त भी हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है। जो तमाम तरह की समस्याएं इसमें आती हैं उससे बचाव के लिए काफी कारगर भी साबित हो रहा है। बिल्कुल आपसे इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे डॉक्टर राघवेंद्र, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से रामदीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 रामदीन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम जैसे खाना खाने के बाद मैडम लेटरिन लग जाती है मैडम। हेलो जब आप खाना खा ले, जी खाना खाने के बाद झंझनाहट सी रहती है? खाना खाने के बाद जाते हैं लेटरिन। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर यादव? देखिए, कई लोगों में जिनमें गृहिणी की समस्या है, पेट के रोगों की समस्या है, उनमें कई बार लोगों को खाना खाते ही टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो इसमें गृहिणी की समस्या और इसकी उचित चिकित्सा करके ही आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं। बाकी अपने वैद्य से सलाह लेके इसमें और विशेष घरेलू उपाय में जैसे कुटजारिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, मार्केट से मिल जाता है, कुटज घनवटी मिलती है, उसे 2-2 गोली सुबह शाम, और कुटजारिस्ट करीब 10 to 15 ml खाना खाने के बाद बराबर पानी मिला के पी सकते हैं। इसके अलावा आप संजीवनी बटी भी आती है, वो भी 2-2 गोली ले सकते हैं, जिससे आपको कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बेल का एक प्रयोग हम करते हैं, बिलवादी अवलेह करके आता है। ये बेल आपकी आंतों में बहुत अच्छा हेल्दी इफेक्ट डालती है, इसलिए बेल का अवलेह के फॉर्म में या बेल का रस, बेल का जूस मिला के भी लोग पीते हैं। बेल के जब मौसम में बेल लगते हैं, तो इस तरह इसका उपयोग करने से आपकी पेट की समस्या बहुत अच्छी हो जाएगी और इनका उपयोग कर सकते हैं। बाकी समस्या के लिए अपने वैद्य से आप सलाह ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो रामदीन जी आपकी जो समस्या है उसका समाधान हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर यादव से ही बात करना चाहूंगी। इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रांग होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जब हम तमाम तरह की बीमारियों की बात करें या फिर कोरोना की ही हम बात कर लें यहाँ पर, तो उसमें हम जिक्र कर रहे हैं कि लोग काढ़ा बना करके पीते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जा रहा है लोग ज़्यादा मात्रा में काढ़ा पी रहे हैं जिससे अन्य समस्याएं भी हो रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात सीधी सीधी है, जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है या कोई भी चीज खाने पीने से सीने में जलन या पेट में जलन या पित्त आता है, उल्टी की फीलिंग आती है, उनको सबसे पहली बात है काढ़ा ना पिए। उनके लिए काढ़े नहीं बने हैं, उनके लिए दूसरी तमाम दवाइयां हैं। जैसे कि मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों की भी ताकत बढ़ाएगी, गला भी ठीक रखेगी। मुलेठी ईजिली अवेलेबल है, घर घर अवेलेबल है,
उपलब्ध है। इसका उपयोग आप दूध में उबाल के इसका उपयोग कर सकते हैं, शहद के साथ इसको कई बार चाट सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी भी नहीं बनेगी और काढ़े के कारण जो जलन होती है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, काढ़े सबके लिए नहीं है। जहाँ कफ की प्रकृति है, जहाँ कफ दोष ज्यादा है, वहाँ काढ़ा आपके लिए गर्मी पैदा करके रोग को ठीक करने। काढ़ा लंबे समय तक न लें, केवल जब आपको जरूरत है, जैसे कि मान लीजिए जुकाम खांसी हो गया, उतनी दौरान आप काढ़ा ले लीजिए, इसके बाद उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जा रहा है, हाँ, लोग सुबह भी पी रहे हैं, शाम को भी पी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सबसे बड़ी इसका सेवन बात कर है रहे कि हैं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको एंजाइटी में नहीं आना है। आप तनाव में आ जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए इम्यूनिटी आपकी लाइफस्टाइल पे निर्भर करेगी, आपकी किस तरह के जेनेटिक मेकअप है, आपके माँ बाप से किस तरह की इम्यूनिटी मिली है, आपके खान पान पे इम्यूनिटी है। ये एक दिन में पैदा नहीं होती है, इसे कई बार धीरे धीरे आप मेंटेन करते हैं, तब जाके इम्यूनिटी होती है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको इन्फेक्शन के दौरान भी कई बार इन्फेक्शन नहीं होता है। उसका सिर्फ यही कारण है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आप एक तो देखिए, समय पे उठें, समय पे सोएं, अच्छा आहार विहार करें, हेल्दी डाइट या फूड लें और बासी खाना ना खाएं। जैसे एक दिन पहले का बना हुआ शहरों में मेनली फ्रिज में रख दिया जाता है, अगले दिन वही खाया जाता है। ये ना खाएं। जितना पेड़ से टूटा फ्रेश ताजा फूड खाएंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, एनर्जी लेवल अच्छा होगा। उसके अलावा आपके मोशन क्लियर होने चाहिए, समय पे रोज फ्रेश होना चाहिए, पूरी 8 घंटे की 6 घंटे की आप नींद लें और तनाव ना हो। और अगर जुकाम खांसी हो भी जाए तो आप डरे नहीं, क्योंकि फियर आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर हम तनाव कर लेते हैं ज्यादा, तो वो भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में आपको सकारात्मक रहना है, अच्छी दिनचर्या अपनानी है, अच्छा आहार लेना है और काढ़ा हर समय नहीं लेना है, जब जरूरत है तभी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, और इनसे हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। प्रशांत जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं पहले उनका सवाल। हेलो 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 प्रशांत जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो प्रशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, या तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या इनकी ही बिल्कुल हमें नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल प्रशांत जी, आप नेटवर्क एरिया में जाकर हमें कॉल कीजिए। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पर कनेक्ट होगा, हम आपकी आवाज सुन पाएंगे, तभी हम आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा पाएंगे। और यही सलाह हमारे सभी कॉलर्स के लिए है कि नेटवर्क एरिया में आकर ही आप हमें कॉल करें। हम आपके कॉल्स को शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डिटॉक्सिफिकेशन भी ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में कैसे रखें अपने शरीर को स्वस्थ। जी हाँ, तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं सर्दी के मौसम में और कोरोना संक्रमण से भी बचाव करना है, तो ऐसे में हमें आयुर्वेद और योग का भी बिल्कुल साथ लेना है। ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 प्रशांत जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो
हमें आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है प्रशांत जी। आपसे फिर से एक बार यही गुजारिश है कि आप नेटवर्क एरिया में आकर ही हमें कॉल करें, क्योंकि हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके चलते जवाब आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और जैसे डॉक्टर यादव जिक्र कर रहे थे कि हमें डरना नहीं है, कोरोना को लेकर के लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं, इससे तनाव भी हो रहा है, इससे शरीर पर बहुत विपरीत असर भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपने बताया कि हमें सकारात्मक रहना है, और क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसके अलावा आप अपना खान पान में परिवर्तन करें। जैसे कि जब भी आपको जुकाम खांसी कंडीशन लगे तो दही का इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें। जैसे लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम का इस्तेमाल मत करिए। कोई भी चीज जो गले में ठंडक पैदा करे, इसका इस्तेमाल ना करिए। इसके अलावा अगर जैसे हमारा क्या है, गले में तो गरारे करें, नाक बंद है तो आप नस्य कर्म करें। नस्य कर्म में क्या है कि आपके पास अणु तेल, षटबिंदु तेल करके 2 तेल हैं। इसके अलावा सरसों का तेल भी है, तिल का तेल है। ये 3 से 6 बूंद अपनी नाक में आप डाल सकते हैं, और जो भी सीक्रेशंस आएंगे उन्हें आप थूक दें और गर्म पानी से कुल्ला कर लें, तो आपके साइनस क्लियर हो जाएंगे। जो वायरस डेवलप होता है या वायरल लोड बढ़ता है, वो पीछे मल्टीप्लाई करता है। तो इन कंडीशन से आपको ठीक हो जाएगा। आप रेगुलर स्टीम लें, बीच में विक्स या वाम जैसी चीज आती है, उसे गर्म पानी में डालें, तो उसकी वेपर्स इनहेलेशन से आपको काफी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपको कई सारी चीजें हैं, जैसे च्यवनप्राश वगैरह है, या चित्रखरित की। जिन लोगों को साइनस की दिक्कत है, सुबह उठते ही छींकें आती हैं, बार बार जुकाम होता है, नाक बहती है, उनमें चित्रखरित की एक ऐसी औषध है जो रामबाण का काम करती है और उनको ठीक करती है। इसके बाद लक्ष्मी विलास रस है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। संशमनी वटी है, ये प्रिवेंटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बुखार वगैरह हल्का फीवर होने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मृत्युंजय रस है, आनंद भैरव रस है। इसके अलावा विष मुष्टिक वटी है, जैसे बुखार के कारण शरीर दर्द होता है, हरारत सी होती है, सर्दी या ठंड, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कोरोना हो, इन तीनों चीजों में ये सारी चीजों पे काम करता है। और बाकी अपने डॉक्टर से, इसमें क्या है, हम जैसे बीमार होता है तो डोज बढ़ाते हैं। नॉर्मल सामान्य लोग 1 गोली भी ले सकते हैं। आजकल आयुष मंत्रालय की तरफ से देखिए, आयुष 64 कैप्सूल को भी पॉपुलर किया गया है, उसमें भी आप उसे भी ले सकते हैं, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम। तो इस तरह बहुत सारी चीजों का उपयोग करके ठीक रह सकते हैं आप। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस सतर्क रहना है। यहाँ पर अपने बचाव के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर जरूर उठाने हैं। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जसपाल जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, कॉल कट गया है, कोई बात नहीं जसपाल जी, आप दोबारा जरूर कॉल करिए, हम आपका सवाल सुनेंगे, जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर विट्ठल का यहाँ पर रुख करना चाहूंगे। डॉक्टर विट्ठल, इस समय कहा जाता है कि सर्दी के मौसम की ही हम बात कर लें, बुजुर्ग और बच्चों के लिए थोड़ा परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि उनमें इम्यूनिटी का ही एक रोल होने के कारण उनको ज़्यादा होने की चांस होती है, क्योंकि डेवलपिंग इम्यूनिटी डेवलप होता रहता है बच्चों में, और एज्ड पीपल में इम्यूनिटी का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से उनको कोमॉर्बिड वजह कंडीशंस होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसकी वजह से उनको ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं। लेकिन इनको स्पेसिफिकली अगर दवा, ये जी अब तक जो दवा बताए थे वही अगर अलग अलग मात्रा में इसमें भी हम दे सकते हैं, बच्चों में भी दे सकते हैं, 1 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं, उसके अंदर के अलग अलग फॉर्म्स में देना पड़ता है। तो इन लोगों को प्रिवेंशन करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्पेशली हम जैसे अब बाहर जा रहे हैं कुछ काम के लिए, तो बच्चे और बुजुर्गों को अच्छी तरह से उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर उन कंडीशन में होता है। तो दवाओं की जो बात की है वही सब रसायन करके हम जो बोलते हैं, जैसे कि अगस्त्य हरितकी रसायन हो गया, चित्रक हरितकी हो गया, इसको या च्यवनप्राश भी हो गया। इस सीज़न में अगर शुरू में इसको बुजुर्गों को और बच्चों को भी अगर शुरू करते हैं, स्वर्ण प्राशन करके भी करते हैं बहुत छोटे बच्चों को, ये सब अगर करने से ये करने से इम्यूनिटी लेवल को हम थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सलाह लेके ही करें जो भी है। हम ये मैसेज देते हैं कि अगर ऐसे ही लेते रहें, थोड़ा जैसे च्यवनप्राश है बहुत पहले से लेते आ रहे हैं, लेते हैं, लेकिन
हर चीज़ के लिए थोड़ा सा लिमिट्स होते हैं, उसको जैसे कि सलाह लेके ही करना सही रहता है, नहीं तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में पड़ गए तो खुद से कुछ भी चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा विपरीत असर डाल सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पर, क्योंकि सीमित मात्रा में ही हर चीज का सेवन करना सही रहता है। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे। हम इस वक्त जसपाल जी फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, फिर से कट गया है इनका कॉल। और जसपाल जी, आप थोड़ा सा इंतजार जरूर किया कीजिए, जब आप फोन करते हैं तभी तो हम आपका सवाल सुन पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान पहुंचा पाएंगे आपके पास। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राघवेंद्र का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर राघवेंद्र, अभी आपने बताया कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं आप उन्हें योग करवाते हैं और ये काफी अच्छा साबित भी होता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को बुखार की ज्यादा समस्या है वो क्या करें, क्योंकि कमजोरी भी काफी आ जाती है, तो वो किस तरह से योग को कर सकते हैं? देखिए, योग की मतलब ये नहीं है कि हमको उसको आसन करना है या कुछ कसरत करना है। तो योग में हम रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बिस्तर पे ही बैठ के हम प्राणायाम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप योगासन बना में बैठे, आप आसन में बैठ के कुछ करें और व्यायाम नहीं कर रहे, क्योंकि जब बुखार जो होता है थकान बहुत महसूस होता है उन लोगों में और काशी भी होता है कोविड के पेशेंट्स में, तब क्या करते हैं हम लोग उसको बिस्तर पे ही उसको योग भी सिखाते हैं उसको। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम जो है शवासन में उसमें थोड़ा इमेजरीज हम डाल के उसको सिखाते हैं और उसके साथ हम प्राणायाम सिखाते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, ये थकान बहुत कम हो जाता है उनका, ठीक है, और इससे भी बुखार भी कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये लोग कुछ एनर्जाइज हो जाते हैं जब ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज और योगा करते हैं। यही हमने देखने को मिला है। पहले हम लोगों में भी यही आशंका था कि ये लोग कैसे कर पाएंगे। जब हमने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए थे, हमने देखा कि बहुत लोग बहुत बुखार थे, उनको बहुत थकान महसूस कर रहे थे और वो बहुत सुस्त हो जाते थे। जब हमने योगा सिखाना शुरू किया, पहले तो 2 लोग आते थे, 1 लोग आते थे, लेकिन जब लोगों में फैजा उन लोगों में इसको फैजा उन लोगों ने फैजा पा लिया, जब ज्यादातर लोग आने लगे, तो अभी तो क्लास में है 10 लोग 20 लोग आते हैं एक क्लास में और सब लोग योगा करते हैं वहाँ पे। तो कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनके लिए योगा काफी अच्छा है, चाहे बुखार भी है, हल्का अगर आपको कमजोरी भी है तो भी आपको योग करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन भी हो रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी यही सलाह है कि आप योग का साथ जो है कभी ना छोड़ें, योग को आप अपनाए रखें। आप ज्यादा कोई आसन करने की जरूरत नहीं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, श्वसन संबंधी जो योग हैं वो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे इस संक्रमण से बचाव के लिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर राघवेंद्र, आऊंगे आपके पास, पहले उनका सवाल मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। जय सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 जय सिंह जी, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी, मिल रही। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछें अपना। जी, मेरे लिए डॉक्टर बोलते हैं दमा की शिकायत, तो इसके लिए मैं जी पूछें। जी, मेरे सवाल है जी कि मेरे लिए दमा की शिकायत है, इसके लिए कोई उपाय? जी, दमा की शिकायत है, क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए दमा में क्या होता है कि जैसे मौसम बदलता है तो जो चेंजेस आते हैं मौसम में, उसकी वजह से हमारे लंग्स सेंसिटिव हो जाते हैं और उसमें एयर की फ्लो की दिक्कत आती है, जिससे सांस फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है। जहां तक है जो बदलाव है, जैसे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंड में बाहर ना निकलें, जो सडन चेंजेस उससे बचाव रखें, थोड़े गर्म मौसम में रहें। इसके अलावा कुछ औषधियां हैं जो घर पे प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू औषधियां हैं जिसमें सीतोप्लादी चूर्ण करके आता है, ये बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। तालिस आदि चूर्ण है, इसका रेगुलर सेफली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा खास तौर पे अगस्थरित की रसायन है और एक पिपली का प्रयोग है। ये 2, 3, 4, 5 पिपली का उबाल के दूध में रेगुलर सर्दी भर खाएं। देखिए सर्दी आपके लिए बीमारी का समय नहीं बल्कि एक हेल्दी सीजन है। सर्दी आपको एनर्जी का भी सीजन है, इसलिए इसी टाइम आपको अपनी कई बीमारियों पे काम करना चाहिए, खास तौर पे दमा सांस की तकलीफों में।
ताकि गर्म दवाएं आप पचा सकते हैं और आप अपने को नेचुरल नॉर्मल रख सकते हैं। बिल्कुल। तो जय सिंह जी क्या कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। आइए अब आखिर में डॉक्टर राघवेंद्र का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर राघवेंद्र, समय का बहुत अभाव है मेरे पास, आपसे जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों को योग को लेकर क्या सलाह देंगे, कम शब्दों में जल्द से बता दें। देखिए, योग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तनाव, जो हम बात कर रहे थे तनाव के बारे में, तनाव कम करने के लिए योगी एक बहुत ही अच्छा उपाय है जी। ठीक है। सो उसको हम यदि हम तनाव को हम कम करेंगे तो हमारे की हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हम बोलते हैं, वो भी कम हो जाएगा और इम्यूनिटी की क्षमता बढ़ेगा। जी, तनाव से तो दूरी हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या आप सलाह देंगे यहाँ पर? दोनों में भी ऐसा ही है। सब बच्चों में भी हमको रोज हमको ये देखने को मिलती है कि उनमें एलर्जी रिएक्शंस, एलर्जी जो है, रेस्पिरेटरी एलर्जीज, वो ज्यादा मात्रा में होता है। और बुजुर्ग लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हम बोलते हैं उसको, वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इन दोनों चीजों में योग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत लाभदायक है क्योंकि इन दोनों में बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन जो है, उसको इम्यूनिटी जो है अभी उसको थोड़ा क्षमता उसकी बैलेंस कर देता है जी। तो इम्यूनिटी, हाइपर एक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को कम कर देता है, एलर्जी को कम कर देता है। तो उसमें रोज उसको ये चाहिए कि यदि जो बच्चे एलर्जिक हो, उनमें रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो, साइनसाइटिस हो या आस्थमा की कुछ लक्षण हो, तो रोज वो एक बार में दो या 3 बार जल्दी करे रोज, और उसके साथ प्राणायाम और योग रोज योग जी। तो ये तमाम योग जो है अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफी अच्छी बनी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप दोनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े आप, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से जागरूकता फैलाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से जरूर लाभान्वित होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं, जिसमें आगरा से नीतू शर्मा ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से वो घबराहट सी महसूस कर रहे हैं, क्या कर सकती हैं। अजमेर से माधुरी जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराया है लेकिन जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं रखेंगे, उनके समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता देते हैं क्या है हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com, जिस पर आप मेल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।